दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 16 मई के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए खास प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा पहला सवाल कि भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ करके कितना हो गया है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार यह कितना हो गया। चार ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी इसका जवाब दीजिए। ठीक है, 549 अरब डॉलर, 589 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर या फिर 480 अरब डॉलर। क्या सही उत्तर होने वाला, जरा सोच के बताइए। यहां पे जो बात कर रहा दोस्तों विदेशी मुद्रा भंडार, याद रखिए फॉरेन एक्सचेंज जो मनी है उसके रिजर्व की बात कर रहा है कि कितना फॉरेन मनी का रिजर्व है भारत के पास टोटल, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही सवाल है आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, जल्दी से चूज करने का प्रयास करिए। नहीं बता पाएंगे तो मैं तो आपको बताने ही वाला हूं। ठीक है, इसका सही जवाब है दोस्तों 589 अरब डॉलर। सर उत्तर तो याद हम कहीं से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लिया जाए कि एक्चुअली में विदेशी मुद्रा भंडार का अर्थ क्या होता है। तो याद रखें दोस्तों, अभी हाल ही में 7 मई को एक रिपोर्ट आया था, बना था। ठीक है, और इसमें यह बताया गया था कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो अब बढ़कर के कितना हो गया, तो याद रखिए 589 अरब डॉलर को क्रॉस कर चुका है। इतना अरब डॉलर क्या हो गया, ये एक्सेस हो गया, इससे बढ़ चुका है। और जो वृद्धि हुई है वो कितना हुआ है, तो याद रखिए 1.4 बिलियन डॉलर। ठीक है, आपसे परीक्षा में यही प्रश्न घूम करके आ सकता है कि कितने की वृद्धि हुई है, तब क्या आप बताएंगे, तब बताइएगा दोस्तों कि 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। यानी पीछे जितना था उस में वृद्धि हो गया और अब बढ़कर के कितना हो गया 589, और कितने की वृद्धि हुई क्या बताएंगे, तो अब बताइएगा जाकर के 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। अच्छा, एक प्रश्न दोस्तों और पूछता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार ये किस देश के पास है। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किस देश के पास है, ये आपसे पूछता रहता है। मैं आपको दूसरा तीसरा चौथा नहीं कुछ कह रहा हूं, बस खाली आप पहला सुन लीजिए। क्यों पहला, क्योंकि पहला जो स्थान है वो बहुत दिनों से बरकरार है, बाकी के स्थान क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो पहला स्थान दुनिया का इसमें जो है वो है चीन का। चीन का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया में सबसे ज्यादा है। आपके मन में अगला प्रश्न उठ रहा होगा कि सर बात भारत की है तो कम से कम भारत के बारे में तो बता ही दीजिए कि भारत का स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा अगर यह प्रश्न बनता है तो आप बताइएगा भारत का यहां पर चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा। देखो हम लोग कितना प्रश्न कवर किए, पहला कवर किए कि 589 अरब डॉलर हो गया, पहला हो गया। दूसरा कवर किए 1.4 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। इतने की क्या हुई है, वृद्धि। एक शब्द यहां लिख दे रहा हूं मैं दोस्तों, वृद्धि, ताकि आप याद रखिएगा। ठीक है, यह आपका दूसरा हो गया। सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है, तो याद रखिएगा चीन के पास है। और भारत का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है भारत का। ठीक है, ये तो रहा इसके बारे में। अब दोस्तों बात आ जाता है कि सर ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है, अच्छा एक बात और याद रखिए, इस विदेशी मुद्रा भंडार को एक और नाम से जाना जाता है। विदेशी मुद्रा भंडार को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, फॉरेन रिजर्व नहीं, क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व। क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व। ठीक है, एकदम स्टाइलिश नाम है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, फॉरेक्स रिजर्व का नाम भी इसको दिया जाता है। या कहीं कहीं पर एकदम शुद्ध हिंदी की बात आती है तो इसको बोलते हैं आरक्षित निधि। क्या बोलते हैं, आरक्षित निधि। ठीक है, आरक्षित निधि या आरक्षित निधियां। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। ये सब एक दो छोटे छोटे नाम है, इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज मनी होता है इसमें क्या क्या रखा जाता है। जैसे भारत के पास ऐसा क्या होगा कि ये बढ़कर के इतना हो गया, या इसमें क्या क्या कैलकुलेट किया जाता है। भाई कुछ ना कुछ अमाउंट होगा ना, तो उस अमाउंट, वो अमाउंट कौन कौन सा है जिसको कैलकुलेट करके यह ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे इसको मिटा दूं, इसको रहने दीजिए, चलिए अच्छा मिटा ही लीजिए। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से आपको बता देता हूं कि इसमें ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो दोस्तों जो विदेशी मुद्रा है किसी भी देश के पास, वो विदेशी मुद्रा कितनी है इसको जोड़ लिया जाता है। इसका एक सर्टेन अमाउंट होता है, वो यहां पर जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा होता है उसमें होता है कि जो विदेशी बैंक हैं वहां पे जो डिपॉजिट्स होते हैं उस डिपॉजिट को जोड़ा जाता है। किस डिपॉजिट को, तो याद रखिएगा जो विदेशी बैंक में, ठीक है, जो विदेशी बैंक में डिपॉजिट हैं, ठीक है, विदेशी बैंक में डिपॉजिट हैं उनको जोड़ दिया जाता है। तीसरा क्या किया जाता है, आपने सुना होगा ट्रेजरी बिल का नाम, तो जो विदेशी ट्रेजरी बिल है ना उनको भी यहां पे जोड़ा जाता है, विदेशी ट्रेजरी बिल। ठीक है, विदेशी ट्रेजरी बिल। ठीक है, ये जो विदेशी ट्रेजरी बिल है दोस्तों इसको भी जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा चाहे शॉर्ट टर्म की बात कर लीजिए, चाहे शॉर्ट टर्म की बात कर लीजिए या फिर लॉन्ग टर्म की
बात कर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को, चाहे शॉर्ट टर्म की बात कर लीजिए चाहे लॉन्ग टर्म की बात कर लीजिए, जितनी भी सरकारी परिसंपत्तियां होती हैं, सरकारी परिसंपत्तियां होती हैं, उनको भी जोड़ा जाता है और इन सभी चीजों को जोड़ करके कोई भी देश अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पता कर सकता है कि हमारे पास अभी कुल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना बचा हुआ है। दोस्तों ये बड़ा सिंपल होता है, मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपके पास पूछूं कि दोस्तों आपके पास कितने रुपया अभी एट ए टाइम अवेलेबल है, तो आप कहोगे सर मेरे पर्स में मान लो 2000 रुपए हैं, मेरे खाते में 5000 रुपए हैं, 5 2 7000 रुपए, और मेरे पास गुल्लक है, उस गुल्लक में भी 3000 रुपए होंगे, ठीक है, तो जोड़ लिया तो 10,000 रुपए, और 2,000 रुपए एक लोग को और दे के रखा हूं, ठीक है, उनसे भी हमको बहुत जल्द मिलने वाला है, वो हमारा है, ठीक है, तो 10 2 12, सर हमारे पास कुल कितने रुपए हैं? 12,000 रुपए। बस ऐसा ही कुछ यहां पर भी होता है। तो इतनी चीजों को जोड़ करके कोई भी देश क्या करता है पता, अपना विदेशी मुद्रा भंडार यहां पर वो पता कर सकता है। लेकिन भारत यहां पर एक दो चीजें एडिशनल ऐड करता है। क्या करता है? भारत एक दो चीजों को अलग से ऐड करता है, कुछ एडिशनल ऐड करता है। तो ये एडिशनल क्या ऐड करता है दोस्तों, तो इसको याद रखिए। जैसे भारत ऐड करता है जो भारत का एसडीआर है, एसडीआर माने क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट, यानी विशेष आहरण अधिकार। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाइए इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में, वहां जाकर के आप इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, जो कि स्टडी 91 पर आपको निःशुल्क पढ़ाया गया है, ठीक है। तो जो विशेष आहरण अधिकार होते हैं, इसको भी भारत क्या करता है, अपना आकर के यहां पर जोड़ देता है। इसके अलावा भारत के पास जो सोने का रिजर्व है, जो गोल्ड रिजर्व है ना, सोने का जो रिजर्व है, भारत इसको भी ले जाके जोड़ देता है, ठीक है। जैसे आपने अपना पर्स का पैसा, गुल्लक का पैसा सब जोड़ा, लेकिन आप अपना चैन भूल गए, मेरे पास नहीं है, चैन भूल गए, ठीक है, तो याद रखें, शादी में मिला था, मजाक मत करो, ठीक है। चलो खैर, बात की बातें हैं, लोग अपने प्यार से देते हैं, मांगने वाली कोई बात नहीं होती है। तो यहां देखिएगा, तो सोने का जो रिजर्व है, भारत क्या करता है, अपने सोने के रिजर्व को भी यहां ला करके ऐड कर देता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो विदेशी मुद्रा कोष का भंडार है, ठीक है, विदेशी मुद्रा कोष का जो भंडार है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो भंडार है, ठीक है, वो भंडार भी, मुद्रा का जो भंडार है, उसको भी ला करके दोस्तों यहां पर ऐड कर लेता है भारत। तो ये एडिशनल ऐड करता है, हालांकि और बाकी जो देश हैं वो इसको ऐड नहीं करते। यही ऐड करने की वजह से दोस्तों एक नया नाम दिया जाता है कि भाई अगर तुम इतना कुछ ऐड कर देते हो तो ये तुम्हारा अंतरराष्ट्रीय भंडार है, तुम विदेशी भंडार मत बोलो इसको, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा ये अंतरराष्ट्रीय भंडार है, क्योंकि जितना कुछ था तुमने सब ढूंढ ढूंढ के ऐड कर डाला, ठीक है। तो ये याद रखेगा दोस्तों, ये आपके लिए स्पेशल था। बाकी मेन पॉइंट जो है वो $1.4 बिलियन, ये एकदम कंफर्म याद रखेगा, कभी गलती से मत भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये जो 589 अरब डॉलर हो चुका है, अरब डॉलर हो चुका है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ आते हैं, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर थोड़ा सा डिटेल दे रहा है और आपको मैंने इस डिटेल के बारे में पहले ही बता दिया है, तो बहुत कुछ यहां पे नहीं है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। हाल ही में चर्चित शब्द माइक्रेन क्या है, ठीक है, माइक्रेन का नाम सुना कि नहीं आपने? चलिए, नहीं सुना तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, जरा ध्यान से और इत्मीनान से पढ़िएगा। मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि एक्चुअली में चीजें होती क्या हैं। लिख रहा है चूहों की आबादी में वृद्धि, माइग्रेन, अच्छा। स्पुतनिक वैक्सीन, आपको पता होगा रूस के द्वारा अभी कोविड-19 के खिलाफ जो वैक्सीन लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो वो वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक वैक्सीन नाम दिया गया है। तो स्पुतनिक वैक्सीन का छिड़काव, ठीक है। तीसरा लिख रहा है कि हवा में फैले कोरोना वायरस को समाप्त करने के लिए एक तरह की बारिश है, ठीक है, तो इसके बारे में। और चौथा लिख रहा है हेलीकॉप्टर मनी, हेलीकॉप्टर मनी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताइए ये माइग्रेन क्या होता है, ये माइग्रेन क्या होता है, ये माइग्रेन क्या होता है? जरा सोच समझ के इत्मीनान से जवाब दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम आराम आराम देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बताइए। चलिए छोड़िए, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं दोस्तों। बात है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। बात कहां की है? सर ये वाला प्रश्न बता दो ना, छोड़ो यार, प्रश्न की बात छोड़ो, एक कहानी सुनो बड़े मजे से और बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा। बात है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है ना दोस्तों, न्यू साउथ वेल्स, क्या नाम है? न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, ये एक जगह है। इस जगह पे दोस्तों एक समस्या हुई। समस्या क्या हुआ? इस जगह पे समस्या ये हुई कि अचानक से नहीं, कुछ दिनों से चूहों ने उत्पात मचा रखा था। क्या सर कहोगे आप? गजब गजब चीजें बताते हैं। कल आप एक दिन पढ़ा रहे थे मंकी सेंसस, आप बताएं कि हरियाणा में मानव बंदर का संघर्ष चल रहा है,
ठीक है, आपने परसों वाली क्लास में बताया। कल आपने बताया कि जो है 41,000 से अधिक पक्षियों का शिकार भारत में कर दिया जाता है, जिस पक्षी का नाम है अमूर फाल्कन। ये अमूर फाल्कन साइबेरिया चीन के रास्ते होते हुए नागालैंड आते हैं और नागालैंड को जो है अमूर फाल्कन का कैपिटल माना जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में, ठीक है, कैपिटल माना जाता है, ठीक है। तो आपने सर उसके बारे में बताया, फिर यहां से उड़ करके वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। एक तो सर आपने बताया। आज आप बता रहे हो चूहों के बारे में, ठीक है, चूहों के बारे में। तो चूहों के साथ संघर्ष चल रहा था। किस बात का संघर्ष? अरे मेरे भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। अगर चूहों की संख्या, अच्छा चूहों के बारे में एक अच्छा पॉइंट बताऊं, पूरे पृथ्वी पर केवल 2 स्तनधारी ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रजनन करते हैं, सबसे ज्यादा उनका जो है प्रजनन का रेट है, ठीक है, और सबसे आसानी से कार्य कर पाते हैं। तो आप कहोगे कौन? तो यार पहले तो आदमी है, पहले तो आदमी को ही देख लो। आदमी अपनी जनसंख्या इतने तेजी से बढ़ाने में लगा है, तो सबसे पहला स्तनधारी तो व्यक्ति हो गया। और दूसरे नंबर पे आता है चूहा। दूसरे पे कौन आता है? चूहा। नहीं पता था ना, पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है चूहा। चूहों का क्या हालचाल है कि 21 दिन में एक बच्चा पैदा हो जाता है, प्रेग्नेंट होंगे और पैदा हो जाएंगे। यहां तो 9 महीने का समय लगता है ना, वहां 21 दिन में, मतलब 21 दिन में हम दो हमारे दो। क्या बात कर दी, मजा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। अब वहां पे हुआ क्या, इस ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में क्या हुआ कि यहां पर चूहों की संख्या में इतना ज्यादा वृद्धि हो गया, इतना ज्यादा वृद्धि हो गया कि यहां पर जो अन्न के भंडार रखे थे, वो पूरा अन्न का भंडार चूहों ने क्या कर दिया, मतलब खराब कर दिया। या तो उसमें जो है पोटी करके, या तो उसको खा करके, बोरियों को काट करके, जैसे भी कर सकते थे, बहुत ज्यादा उन्होंने उत्पात मचा रखा। इतना ज्यादा उत्पात मचा रखा, इतना ज्यादा उत्पात मचा रखा है कि ऑस्ट्रेलिया को अलग से एक टीम बनानी पड़ी चूहों को मारने के लिए। जी हां दोस्तों, ऐसी खतरनाक रासायनिक दवाओं को जो है लॉन्च करना पड़ा, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, खाली किस लिए? चूहों को मारने के लिए। क्यों? क्योंकि इन चूहों की वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में जो फसल थे, जो भंडारित खाद्यान्न थे, उनका नुकसान हो रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब अथाह, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, इतना ज्यादा दोस्तों नुकसान हो रहा था। मजबूरन जो है यहां पर ऑस्ट्रेलिया को $50 मिलियन, थोड़ा बहुत नहीं, $50 मिलियन जो है किसानों को बांटना पड़ गया। क्यों? अरे किसानों को भी झटका लगा था बहुत ज्यादा। जैसे हमारे देश में 6,000 रुपए की किस्त दी जा रही है, अभी कुछ दिन पहले फिर एक किस्त जारी की गई। तो ठीक इसी तरह से दोस्तों यहां पर $50 मिलियन जो है यहां पर जो है सहायता किया गया, किसानों को एक राहत पैकेज दिया। आप समझ लो कि कितना ज्यादा यहां पर चूहों ने उत्पात मचा रखा है। तो चूहों की आबादी में वृद्धि ना हो, उस वृद्धि को रोकने के लिए इसका नाम दिया गया माइग्रेन। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्टली औषधियों का प्रयोग करके, दवाओं का प्रयोग करके इन चूहों को मार दिया जा रहा है, ठीक है। एक बात और याद रखिए सर, ये तो बात रही चूहे की। चूहे की वजह से दोस्तों याद रखिए, चूहे की वजह से एक बीमारी होती है जिसका नाम है प्लेग, ठीक है, प्लेग। ये चूहों से होने वाला प्लेग है। आप कहेंगे सर कितनी बड़ी बीमारी हो गई प्लेग? ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ी बीमारी है जो अभी जो है ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के लोग झेल रहे हैं। जैसे हम लोग कोविड को झेल रहे हैं ना, वो लोग जो है इस प्लेग जो बीमारी है, वो लोग इसको झेल रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। आपको विश्वास नहीं होगा दोस्तों, वहां पर 21वें दिन एक बच्चा पैदा हो जाता। सोचिए कि अगर चूहा चूहियां मिलकर के हर 21 दिन बीतता है तो इनकी संख्या में कितना ज्यादा वृद्धि हो गया। और यूरोप जो था दोस्तों, वहां पर भी कुछ समय पहले इस तरह का प्लेग पड़ा था, जिसमें कई लाख लोग मारे गए थे, मतलब जिसकी कोई गणना नहीं है। कई लाख लोग इस प्लेग की वजह से मारे गए थे। इसीलिए इस प्लेग को एक नया नाम भी दिया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं? यहां पे बोलते हैं ब्लैक डेथ, ठीक है, उसको बोला जाता है ब्लैक डेथ, ठीक है। तो इसको भी याद रखें दोस्तों। तो थोड़ी मोड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसी को नाम दिया गया माइग्रेन, यानी रसायन और दवाओं का प्रयोग करके चूहों की वृद्धि में कमी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यह फैसला लिया है। कुछ दिन पहले की कहानी बताऊं, ऑस्ट्रेलिया में 5 लाख ऊंटों की हत्या कर दिया गया था। कितना? 5 लाख ऊंटों की हत्या कर दिया गया था। क्यों? इसलिए कर दिया गया क्योंकि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं ना, इनके मुख से क्या निकलता? मीथेन गैस निकलती, CH4 निकलती है, और वो वायुमंडल को दूषित करती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, तो इसको भी याद रखेगा। इस तरह की चीजें होती रहती हैं दुनिया में, ठीक है। तो ये तो है बात।
यहां पे वही बातें लिख रहा है, कह रहा ऑस्ट्रेलिया में चूहों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, चूहे फसल और भंडारित खाद्यान्न को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसे माइग्रेन का नाम दिया गया, चूहों की बारिश कहा जा रहा है। साथ ही साथ देश में जैसे जैसे चूहों की संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे प्लेग भी बढ़ रहा है, ये प्लेग भी बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की सरकार ने किसानों और समुदाय के सदस्यों और निवासियों को प्रभावित करने वाले विनाशकारी माउस प्लेग से निपटने के लिए किसानों को $50 मिलियन और उनकी राहत देने के लिए उनको यह पैकेज दिया गया है, और इस स्थिति को वहां पर जो है माइग्रेन का नाम दिया गया। दिख रहा हाल ही में सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में सफाई के दौरान चूहों को मशीन से बाहर निकलते हुए दिखाया गया। इस प्रकार माइग्रेन शब्द प्रचलन में आया, और खास करके जो वहां के अन्न के भंडार हैं वो नुकसान हो रहे हैं, इसके वजह से इस तरह की पॉलिसी लाई गई है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों। बाकी और भी चीज दे रहा है कि वैज्ञानिकों के अनुसार मानव के बाद कृंतक इस ग्रह पर सबसे सफल स्तनधारी माने गए हैं। कृंतक वाले जो होते हैं, और कृंतकों की श्रेणी में चूहे भी आते हैं। प्रजनन करने वाले चूहों की एक जोड़ी हर 20 दिन में नए चूहों को जन्म दे सकती है। ठीक है, कृंतक में सबसे बड़ी श्रेणी चूहों की है। क्या प्लेग चूहों की बारिश के कारण फैल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेग एक जानलेवा संक्रामक बीमारी है, और जैसे कोविड क्या है, यह भी संक्रामक बीमारी। अगर आप संपर्क में आते हैं तो ऐसे में कोविड जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैल जाता है, वैसे ही यह भी एक जो है संक्रामक बीमारी है। कह जो यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, इसको याद रखिए। जैसे कोविड तो एक वायरस की वजह से हो रहा है, यह बैक्टीरिया से होने वाला एक बीमारी है। यह कृंतकों जैसे जानवरों में पाया जाता है। जैसे जैसे उनकी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे इस बीमारी का भी प्रकोप बढ़ रहा है। और याद रखिए 13वीं शताब्दी में इसी तरह की एक बीमारी आई थी यूरोप में, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, और उसका नाम था ब्लैक डेथ। ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह ब्लड मून की घटना कब होती है? जल्दी से बताइए, ब्लड मून की घटना कब होती है? ठीक है, ब्लड मून आपने सुना होगा, ब्लड मून की घटना कब होती है? जल्दी से सोच के बताइए। यह ऐसी अवस्था है जब चंद्रमा क्या होता है, लाल रंग का दिखने लगता है, एकदम लाल, इसीलिए तो कहा गया ब्लड, इसका नाम क्या दिया गया? ब्लड। तो यहां पर वो लाल रंग का दिखता है। ठीक है, और देखिए जाहिर सी बात है यार, सूर्य ग्रहण की कंडीशन में तो कतई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम बात करें ब्लड मून की, और मून का मतलब क्या होता है? चंद्रमा होता है। तो ये जब भी होगा तो कोई ना कोई चंद्रमा वाली कंडीशन होगी। अब क्योंकि चंद्रमा लाल दिखता है और पूरा दिखता है, तो सिंपल सी बात है कि अर्धचंद्र की बात ही मत करो। यह कंडीशन बनती है कब? जब होता है कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण। और पूर्ण चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है कि जब कभी पूर्णिमा होती है, क्योंकि पूर्णिमा का ही तात्पर्य क्या है कि चंद्रमा क्या है, पूरा का पूरा दिख रहा है। ठीक है, और अमावस्या मतलब क्या होता है कि चंद्रमा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो तभी ऐसा होता है। अगर हम बात करें दोस्तों लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर 20 जनवरी की रात में, 20 जनवरी की रात में, यानी 21 जनवरी से पहले, ठीक है, 2020, ठीक है, 2020, 21 मत करिए, ये 2020 की बात कर रहा हूं। ठीक है, 2020 भी नहीं दोस्तों, इसके भी पहले 2019, ठीक है, 2 साल हो गया ना, क्योंकि अभी तो 21 चल रहा है। तो 2019 में दोस्तों ये घटना घटित हुई थी, ब्लड मून की घटना घटित हुई थी। सर आप आज क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि ये घटना फिर से रिपीट होने जा रही है। कब होने जा रही है? तो याद रखेगा 26 मई 2021 को यह घटना एक बार फिर से रिपीट होने जा रही है। कौन सी? ब्लड मून की घटना रिपीट होने वाली। इसीलिए इस प्रश्न के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात तो आप जानते होंगे कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ रहा हो, लेकिन पृथ्वी जो है उसकी छाया के रूप में हो, तो हमको चंद्र ग्रहण जो है दिखता है। ठीक है, और पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जब होता है तब ऐसा होता है। होता क्या दोस्तों, क्योंकि जो सूर्य है वो पूरी तरह से चंद्रमा पे अपना प्रकाश नहीं डाल पाता, थोड़ा ही डाल पाता है, खास करके जब सूर्योदय होता है या जब सूर्यास्त होता है। आपने भी देखा होगा कि जब कभी सूर्योदय होता है या जब कभी सूर्यास्त होता है, उस समय आकाश या जो आसमान है ये हमें लाल दिखाई देता है। देखा है ना, शाम के टाइम जैसे जब आप बोलते हो सनराइज हो रहा है, ठीक है, या सनसेट हो रहा है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त, तो इन दोनों के टाइम में क्या होता है, आसमान पूरा लाल लाल दिखने लगता है। और जो सूर्य दिन के उजाले में हमें सफेद नजर आता है, वो उस टाइम हमें लाल नजर आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप उस चीज को समझेंगे तभी आप ब्लड मून समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। आपने सूर्य को लाल रंग का देखा है ना, सुबह सुबह सूर्य उगता है तो हमेशा लाल रहता है, कभी व्हाइट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि जब सूर्यास्त की स्थिति होती है चाहे सूर्योदय की स्थिति होती है, इन दोनों स्थिति में सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने के लिए ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है।
ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ऐसे सूर्य है, ठीक है, मान लीजिए ऐसे सूर्य है और सामने सूर्य, ऐसे पृथ्वी है, तो जो ये वाला हिस्सा होगा उसको तो मिलेगा सूर्य का प्रकाश, लेकिन जो यहां वाला हिस्सा होगा इसको यहां की अपेक्षा ज्यादा दूरी तय करना होगा ना, या जो यहां वाला हिस्सा होगा इसको ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। तो सूर्य के प्रकाश को ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है, इसीलिए और जब ज्यादा दूरी तय करना पड़ता है तो आपने पढ़ा होगा विग ब्योर, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर, यही तो 7 रंग होते हैं। तो यहां पे आपने देखा होगा वायलेट रंग है, यहां पे इंडिगो है, यहां पे ब्लू है, यहां पे ग्रीन है, यहां पे येलो है, यहां पे ऑरेंज है और यहां पे रेड है। तो जो लाल रंग होता है दोस्तों, उसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, इसी वजह से लाल रंग ज्यादा दूरी तय कर पाता है, लाल रंग ज्यादा दूरी तय कर पाता है। तो इसीलिए दोस्तों सूर्य का प्रकाश जब लंबी दूरी तक आता है तो लाल प्रकाश ही केवल बच पाता है, जो लंबे दूरी तक जाता है बाकी रास्ते में ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय ऐसा महसूस होता है। यही कारण होता है चंद्रमा पे जब सूर्य का प्रकाश कम पड़ पाता है, चंद्रमा पे चंद्र ग्रहण की जब ऐसी स्थिति बनती है तो उस समय चंद्रमा हमें लाल रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? लाल रंग का। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है, यही रिफ्लेक्शन चंद्रमा पे हो जाता है, यही रिफ्लेक्शन चंद्रमा पे हो जाता है। इस वजह से ब्लू मून के दिन चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। सर आपने बता दिया, इस बार हम 26 मई को, जनवरी का 26 मई को सर हम रेडी रहेंगे। क्या देखने के लिए? ब्लड मून देखने के लिए। बिल्कुल रेडी रहिए और आप जानते रहिए, ठीक है। तो ये मुख्य मुख्य बातें थी। आइए देख लेते हैं। करा ब्लड मून की घटना तब होती है जब कभी पूर्ण चंद्रग्रहण होता है, इस दौरान चंद्र लाल या सुर्ख भूरे रंग का दिखाई देता है, इस प्रकार इसको ब्लड मून कहा जाता है। पिछले साल जो है ये पिछले साल नहीं 2019 में देखा गया था 20-21 जनवरी को, अब यह देखा जाएगा 26 मई को, ठीक है। करा ब्लड मून के दौरान चंद्रमा का रंग ऐसा क्यों हो जाता है, रेड क्यों हो जाता है? लिख रहा है चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दौरान ही होता है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में होता है और सूर्य का प्रकाश बहुत कम चंद्रमा को मिल पाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पृथ्वी पर पड़ने वाली थोड़ी सी धूप चंद्रमा पर पड़ती है, और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब कभी ऐसा होता है तो आकाश का रंग नीला होता है, तो रिफ्लेक्शन की वजह से चंद्रमा भी हमें आकाश का रंग लाल होता है, इसलिए चंद्रमा भी हमें लाल दिखाई देने लगता है। तो ये कहानी है दोस्तों, इसको आप याद रखेगा, समझते हुए रखेगा, ठीक है। बाकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए तो और अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में टाइम्स ग्रुप के चेयरपर्सन का 84 साल की अवस्था में क्या हो गया, निधन हो गया, और आपको बताना है उनका नाम क्या है। जल्दी सोच के बताइए उनका नाम क्या है। बड़ा प्यारा सा नाम है, वी चंद्रशेखर, कृष्ण कौशिक, इंदु जैन या फिर होमेन बारगुहाई। जल्दी से बताइए दोस्तों यहां पर कौन क्या है। अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले टीबी चंद्रशेखर के बारे में। मैंने बताया आपको कि टीबी चंद्रशेखर जो थे ये टेबल टेनिस प्लेयर थे। क्या थे ये? टेबल टेनिस प्लेयर थे। और इन्होंने क्या जीता था? इन्होंने कई पुरस्कार जीते थे। उन पुरस्कारों में मैंने आपको बताया था अर्जुन पुरस्कार जीता था। कौन सा? अर्जुन पुरस्कार जीता था, तो इसको याद रखेगा। इसके बाद दूसरा नाम दे रहा है कृष्ण कौशिक, ठीक है। तो कृष्ण कौशिक किससे जुड़े थे दोस्तों? मैंने आपको बताया था कि हॉकी खेलते थे। क्या खेलते थे? हॉकी। ये और अमरिंदर सिंह 2 लोग थे और दोनों लोग डेथ कर गए कोविड के वजह से ही। ये हॉकी प्लेयर थे और जब मास्को में ओलंपिक हुआ था, मास्को में, रूस की राजधानी मास्को है, मास्को ओलंपिक में इन्होंने जब खेला था तब इन्होंने गोल्ड जीता था। गोल्ड मेडल जो इन्हीं के समय मिला था हॉकी में, इसको याद रखेगा। बाकी अगर टाइम्स ग्रुप की बात करें तो टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन का नाम था इंदु जैन, जिनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। और होमेन बोरगोहाई दोस्तों यह भी याद रखेगा, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। असम के लेखक हैं, असमिया भाषा के लेखक हैं, ठीक है, असमिया भाषा के लेखक हैं और इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। तो दोस्तों पुरस्कारों से संबंधित ये बातें आप जरूर याद रखेगा। अगर आप इतनी बात याद रखते हैं तो धीरे धीरे, अच्छा हम लोगों ने बहुत सारा नाम पढ़ा था ना इस महीने, मई वाले में, जब से मैं पढ़ा रहा हूं आपको करंट अफेयर, तब से आपने देखा कि बहुत सारा नाम हम लोगों ने पढ़ा, कई लोगों का डेथ हुआ। तो ये 3-4 लोग तो आपको याद ही होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी पढ़ा था सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। जरा नाम सोच के बताइए। सीबीआई के पूर्व निदेशक थे, निदेशक नहीं लिखे, नहीं पता चला इस समय जो होंगे उनके ऊपर आंच आ जाएगी, ठीक है। सीबीआई के पूर्व निदेशक थे, जरा नाम बताइए, नाम क्या है जल्दी से बताइए। सीबीआई के पूर्व निदेशक क्या नाम है? राघव रमन। क्या नाम है? राघव रमन, ठीक है। राघव रमन जी, रमन नाम था कि कुछ और नाम? तमन नाम था शायद ना, तमन, राघव तमन,
राघव तमन याद रखेगा, राघव तमन, इनका निधन हो गया। एक दोस्तों योग गुरु थे, जल्दी से बताइए, अरे वही अहमदाबाद वाले, गुजरात वाले, ठीक है, योग गुरु थे। जनरली तो हम लोग योग गुरु में रामदेव जी को ही याद करते हैं, बट इनका नाम भी याद रखेगा योग गुरु में, स्वामी, जल्दी से बताइए, स्वामी आध्यात्मानंद। क्या नाम था? आध्यात्मानंद, स्वामी आध्यात्मानंद। इसके अलावा दोस्तों और एक लोग एक्सपायर हुए थे, संगीतकार थे, बॉलीवुड इंडस्ट्री थोड़ा सा याद कर रहा था उनको, ठीक है, थोड़ा सा नहीं अच्छे से याद कर रहा था, ठीक है, संगीतकार, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, वनराज भाटिया। क्या नाम था? वनराज भाटिया, इनका भी निधन हो गया दोस्तों, इनको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों और कुछ याद आ रहा आपको? एक और थे महात्मा गांधी जी के निजी सचिव थे, कौन थे? ये इस महीने की बता रहा हूं, ठीक है, महात्मा गांधी जी के निजी सचिव रहे हैं, ठीक है, निजी सचिव रहे हैं, इनका भी निधन हो गया था, हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या नाम था? वी कल्याणम, यही नाम था ना, वी कल्याणम, ठीक है, वी कल्याणम, ठीक है, वी कल्याणम, इनका नाम भी याद रखेगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ललती राम का नाम हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, ललती जी का नाम पढ़ा, ललती, ठीक है, ये क्या थे? सुभाष चंद्र बोस जी के साथ लड़े थे, फ्रीडम फाइटर थे, एफएफ लिख दूं क्या? फ्रीडम फाइटर थे ललती राम जी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक दो लोगों का नाम और याद रखिए, इस महीने में है जगमोहन मल्होत्रा। क्या नाम है? जगमोहन मल्होत्रा, ठीक है, ये कौन थे दोस्तों? तो ये जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है, राज्यपाल रहे हैं, इनका नाम भी याद रखेगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो इतनी चीजें आपके लिए काफी हैं, ठीक है, बाकी पीछे मैं बता ही दिया आपको, एक बार आप देख सकते हैं, फिर से याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वी चंद्रशेखर टेबल टेनिस प्लेयर थे, कृष्ण कौशिक ये हॉकी प्लेयर थे, इंदु जैन ये टाइम्स की जो है चेयरपर्सन थी, और होमेन बोरगोहाइया ये असमिया लेखक थे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीत चुके थे। सीबीआई के पूर्व निदेशक राघव तमन जी, योग गुरु स्वामी आध्यात्मानंद जी, संगीतकार वनराज भाटिया जी, महात्मा गांधी के निजी सचिव रहे वी कल्याणम जी, और ललती राम जी याद रखिए कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जगमोहन मल्होत्रा ये जम्मू कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल थे। तो इतनी बातें याद रखेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिए, एक लोगों का अभी कल डेथ हो गया, नेहरू तारामंडल का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मैं आज में क्वेश्चन में ऐड नहीं कर पाया, नेहरू तारामंडल, ठीक है, नेहरू तारामंडल आपने देखा होगा बहुत जगह पे, दिल्ली में, इलाहाबाद में, कई जगह पे नेहरू तारामंडल है। तो इनकी इसके जो हेड थे, ठीक है, वो उनका निधन हुआ और उनका नाम है डॉक्टर एन रत्नश्री। क्या नाम था? डॉक्टर एन रत्नश्री, रत्नश्री, ठीक है, इनका अभी आज ही निधन हुआ दोस्तों, क्वेश्चन में ऐड नहीं कर पाए लेकिन आप ऐड कर लो, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी यहां पे डिटेल दिया गया, इत्मीनान से आप आइए और पढ़िए, ठीक है। हाल ही में किस महिला ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बनने का इतिहास रचा है? ओलंपिक में दोस्तों हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा ओलंपिक के बारे में, ठीक है, और हमें लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन आपको ओलंपिक के क्वेश्चन नजर आ जाते हैं, ठीक है, ओलंपिक वाले प्रश्न आ जाते हैं। तो जल्दी से बताइए, सीमा बिस्ला या बिस्वा कहिए, ठीक है, स्वामी बिस्ला, भवानी देवी, सोनम मलिक और विनेश फोगाट, ठीक है, सोनम मलिक और विनेश फोगाट। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, ये लोग जो है किसके लिए चुने गए हैं, ठीक है, कौन है इसमें से? तो याद रखिए, आपने पढ़ा सीमा बिस्ला के बारे में, आपने पढ़ा भवानी देवी के बारे में, सोनम मलिक और विनेश फोगाट। नीचे से बताता हूं, विनेश फोगाट, सोनम मलिक। जल्दी से बताइए, पहले आप बताइए, मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, चलो सुन लो। कुछ लोगों को तो यही नहीं समझ में आ रहा है फेंसर क्या है, काहे दिमाग लगा रहे हो, नहीं याद है तो बोलो ना यार मेरे से कि सर इसका मतलब क्या होता है। फेंसर माने होता है, जान रहा था आप यहीं अटके हो, ठीक है, फेंसर माने होता है तलवारबाज। क्या होता है? तलवारबाज। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बस। तो याद रखे दोस्तों, तलवारबाज। याद रखे, इस बार के ओलंपिक में पहली भारतीय महिला फेंसर जो बनी है वो बनी है भवानी देवी। अरे नाम से ही लगता है यार इतना खतरनाक नाम है, ठीक है, भवानी देवी। तो याद रखेगा, ये पहली महिला फेंसर बनने का है दोस्तों, इन्होंने खिताब जीता है। बाकी विनेश फोगाट वगैरह ये लोग पहले से जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। विनेश फोगाट, सोनम मलिक, अंशु मलिक, ठीक है, अंशु मलिक, ये लोग जो है दोस्तों क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है, कुश्ती के लिए, ठीक है। बाकी सीमा बिस्वा का नाम भी आपने सुना होगा, ये भी क्वालिफाई कर चुकी हैं 50 वर्ग के जो है खेलों में, ठीक है, कुश्ती के लिए। तो ये लोग क्वालिफाई कर चुके हैं पहले से। अभी भवानी जी को क्वालिफाई करना था तो इन्होंने क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। बाकी ओलंपिक दोस्तों कब होने वाला है? तो ओलंपिक स्टार्ट होने वाला कब? तो याद रखेगा 23 जुलाई को शुरू होने वाला। अभी कंफर्म भी नहीं यार, हो भी पाएगा नहीं हो जाए, देखिए ऐसा ना हो जाए फिर से टल जाए। और 8 अगस्त को यह ओलंपिक समाप्त होने वाला है और होगा कहां पर? तो ये होने वाला है टोक्यो जापान में। कहां पर होने वाला है? टोक्यो जापान में। इतनी बातें याद रखेंगे ना। भवानी देवी याद रखेगा, यह पहली महिला फेंसर बनी है जिन्होंने यह खिताब क्या किया है? जीता है, ठीक है। ये तो रही महिलाओं की बात।
इसको याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा कि हाल ही में किस राज्य ने मुस्लिम बहुल मलेरकोटला, ठीक है, मलेरकोटला नाम का एक नया जिला जो है बनाया, एक नया जिला घोषित किया है। आपको बताना है किस राज्य ने यह किया है, ठीक है दोस्तों। उस राज्य का नाम आपको सिर्फ बताना है। तो याद रखें दोस्तों, उस राज्य का नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। पंजाब में अभी तक 22 जिले थे पहले से, ठीक है। अब 23वें जिले के रूप में दोस्तों कौन आ गया है? 22 पहले से थे, अब यहां पर ऐड हो गया 23वां जिला, ठीक है। 23वां जिला आ गया दोस्तों यहां पर, जिसका नाम है मलेरकोटला। तो ये पंजाब से संबंधित है। ज्यादा बातें यहां क्या बताऊं, अमरिंदर सिंह यहां मुख्यमंत्री हैं। बाकी आप जानते हो किसके बारे में, स्वर्ण मंदिर के बारे में आपको सब कुछ पता है, बाघा बॉर्डर के बारे में पता है, तो ज्यादा बातचीत करने का कोई मतलब यहां पे नहीं है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को घोषणा किया कि मलेरकोटला राज्य का नया जिला होगा। संगरूर जिले में जो है स्थित मलेरकोटला मुस्लिम बाहुल्य कस्बा है, जो अब अलग करके जिला बना दिया गया, और उसके आसपास 2 और जिले हैं, 2 और स्थान है, ठीक है, जहां पे मुस्लिम बाहुल्य लोग रहते हैं, ठीक है। अमरगढ़ और अहमदगढ़, इसको भी मलेरकोटला में शामिल कर लिया गया। तो इतनी बातें दोस्तों याद रखेगा, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा बेहतरीन है, जरा आप दिमाग लगा के उत्तर दीजिएगा, ठीक है। सॉरी, नई मोबाइल श्मशान प्रणाली को विकसित किया गया है। दोस्तों एक नई श्मशान प्रणाली आई है, उसको किसने विकसित किया आपको ये बताना है। आईआईटी खड़गपुर ने, आईआईटी रुड़की ने, आईआईटी रोपड़ ने, या फिर आईआईटी मद्रास ने, किसने विकसित किया है? सोच समझ के बताइए दोस्तों। अच्छा, एक्चुअली आपको बताने से पहले यह समझना पड़ेगा कि इसकी खासियत क्या है। तो याद रखिए, अभी तक क्या होता था कि आप देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है, और आपने भी सुना होगा कि जो श्मशान घाट हैं वो फुल चल रहे हैं। कई जगह के श्मशान घाट का विस्तार भी करना पड़ा, क्योंकि वहां पर ज्यादा लोग डेथ कर रहे थे। ऐसे में लोगों को सुविधा हो पाए और लोग जो है शव का दाह संस्कार कर सके, लेकिन उनके पास समय नहीं मिल पा रहा था। 24 घंटे, 2 दिन की वेटिंग लाइन चल रही थी दोस्तों। दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में इतने हालात खराब थे कि 100 को 2 दिन रख करके वेट करना पड़ा था, 24 घंटे वेट करना पड़ा था, तब जाके नंबर आ रहा था, ठीक है, दाह संस्कार के लिए। सोचिए कैसा दिन आ गया है, आप कल्पना करिए कैसा दिन आ गया है, अगर जहां 100 को रख करके व्यक्ति को इंतजार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों यहां पर एक नई टेक्नोलॉजी विकसित किया गया कि कम समय में कैसे सौदा हो, ठीक है। तो अभी तक सौदा को करने में दोस्तों ज्यादा समय लगता था। जैसे मान लीजिए एक सौदा करने वाले 24 घंटे का समय लगता है, तो यहां पर सौदा करने में आधा समय लगता है, आधा समय भी लगता है, ठीक है। लकड़ी जो जलती थी दोस्तों, लकड़ी, क्योंकि आपको पता है लकड़ी जलेगी तो वायुमंडल दूषित होगा, लकड़ी भी यहां पर दोस्तों आधी लग रही थी, ठीक है, लकड़ी भी आधी लग रही थी। धुआं जो हो रहा था दोस्तों, धुआं ऐसा बनाया गया कि ये धुआं भी कम हो रहा था। ये जो सौदा के लिए जो कैबिनेट बनाया गया, ठीक है, यहां पर स्टोव प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, स्टोव प्रणाली का इस्तेमाल किया गया, ठीक है, जहां पर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो बहुत जल्दी जो है गर्म हो जाएगा, ठीक है, और आसानी से लोग जो है कम समय में दाह संस्कार का कार्य कर सकते हैं। तो इसको डेवलप किया दोस्तों खड़गपुर, रुड़की, रोपड़ और मद्रास। तो याद रखिए आईआईटी रोपड़ जो है इसने इसको डेवलप किया है, ठीक है। तो यहां पर रोपड़ वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा। लिख रहा है आईआईटी रोपड़ ने एक गतिशील, यानी ये मूवेबल है, कहीं भी इसको मूव करके एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जा सकते हैं, मूवेबल है। तो कह रहा है विद्युत सौदा प्रणाली का एक मॉडल विकसित किया है, जिसमें लकड़ी का इस्तेमाल करने के बावजूद धुआं रहित सौदा होता, बहुत कम मात्रा में धुआं निकलता, बहुत मतलब बहुत मिनिमम, ठीक है। वह यह सौदा के लिए जरूरी लकड़ी की आधी मात्रा का इस्तेमाल करता है और दहन प्रणाली में स्टोव प्रणाली का यूज करता है। देखिए यहां पर लिखा बत्ती स्टोव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। जब बत्ती जलती है तब पीली चमकती है। यह अपनी तरह की पहली टेक्निक ऐसी है जो इस्तेमाल की जा रही है। ठेले के आकार के भट्टी में 4 पहिए लगे हुए हैं और उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके आ जा सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखेगा। करा शरीर सहित जो इसमें निपटान है ये 12 घंटे में हो सकता है, जिसके लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम लगता था। 1044 डिग्री सेल्सियस तक ये गर्म भी हो सकता है। और कम लकड़ी का इस्तेमाल, ये कार्बन फुटप्रिंट जो होता है दोस्तों उसको भी आधा कर पाएगा। कार्बन फुटप्रिंट ये हमारे वायुमंडल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में चर्चित हाक्की पिक्की जनजाति किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों आपके सामने अक्सर करके जनजातियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में जब कोई नई जनजाति से संबंधित कोई करंट अफेयर का प्रश्न बनता है तो वो आपकी परीक्षा के लिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही जब आपसे पूछ लेगा परीक्षा में तो जो लोग करंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे वो बता भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में ये हाक्की पिक्की जनजाति है क्या। तो याद रखें दोस्तों, ये हाक्की पिक्की जनजाति संबंधित है कर्नाटक से। कहां से संबंधित है? कर्नाटक से। और इस जनजाति का मानना है कि हम लोग महाराणा प्रताप के वंशज हैं। कौन है? हम लोग महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। ठीक है, महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं। हालांकि अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो ये जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं इसमें खास करके दक्षिण भारतीय भाषा है, जैसे ये तमिल भी बोल लेते हैं, ये तेलुगु भी बोल लेते हैं, समझ लेते हैं, ये जो है गुजराती भाषा भी मिक्स करके बोलते समझते हैं। तो कई सारी भाषाओं का ज्ञान इन्हें है। लेकिन ये लोग मानते हैं कि महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब? हल्दी घाटी का युद्ध याद रखेगा, ये अकबर, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध ये अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में हुआ था 1576 में। ठीक है, और उसके बाद महाराणा प्रताप जी जो है कुछ समय के लिए जंगल में चले गए थे और उस दौरान दोस्तों याद रखेगा उसके बाद से कुछ पता नहीं चला। तो इस तरह की चीजें आती है, तो ये महाराणा प्रताप को अपना वंशज मानते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों। और बहुत सारे यहां से माना जाता है, देखिए कैसे वंशज बना और भी ये वंश आगे बढ़ा। ये लोग मानते हैं कि बहुत सारे क्षत्रिय थे जो मुगलों से लड़ाई के दौरान पलायन कर गए थे और जो यहाँ पे जो परिवार हैं ये उसी से मैच करते हैं। ठीक है, तो ये पैतृक संबंध होने का एक दावा करते रहते हैं इस तरह के। ठीक है, हालांकि अगर मैं इस हाक्की पिक्की जनजाति की बात करूं कि एक्चुअली में अभी ये लोग क्या करते हैं, मतलब कुछ तो इनका काम धाम होगा। तो ये जो जनजाति दोस्तों ये पक्षी पकड़ने का काम करती है। क्या करती है? ये पक्षी पकड़ने का काम करते हैं और ये कर्नाटक, ठीक है, करने का कार्य करते हैं। ठीक है, और ये कर्नाटक में रहने वाली जनजाति है। ठीक है, वहां उस जनजाति क्योंकि यह हक्की पिक्की अनुसूचित जाति नहीं है दोस्तों, इसको शेड्यूल्ड ट्राइबल मानिएगा। ठीक है, यह एससी नहीं, यह एसटी के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या बनेगा दोस्तों? यह बनेगा कर्नाटक जो है आपका सही उत्तर बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं एक एक चीज? ठीक है, जिसको याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कर्नाटक में रहते हैं तो एक भाषा और भी ऐड कर लीजिए। कर्नाटक में कन्नड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्नाटक की भाषा क्या है? कन्नड़। तो ये कन्नड़ भी जानते हैं और कन्नड़ भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बाकी यहां पर वो चीजें दिया जा रहा है और भी देख लीजिए थोड़ा बहुत। ठीक है, और इसके अलावा लिख रहा है दोस्तों ये घुमंतु जनजाति होते हैं। ठीक है, तो ये सब तो आप जानते हैं। और 4 वंश इसके हैं, आप चाहो तो याद करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे गुजरातियों, कालीवाला, मेवाड़ा और पनवाड़ा, ये 4 वंश इसके हैं जो अभी बचे हुए हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, बात आती है सर आपने करंट अफेयर में क्यों पढ़ा दिया? बात आती है आपने करंट अफेयर में क्यों पढ़ा दिया? दोस्तों करंट अफेयर मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि कोविड-19 पूरे कर्नाटक में फैला। ठीक है, लेकिन इन जनजातियों को कभी सूट नहीं किया, मतलब इन जनजाति के लोगों को कभी कोविड-19 हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया परेशान, पूरा देश परेशान, लेकिन ये जनजाति नहीं परेशान हुए। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया हाक्की पिक्की जनजाति। ठीक है, क्योंकि हाल ही में देखा गया कि जनजाति के कुछ लोग जो हैं कोविड-19 से पूरी तरह से बच निकले, उनका बाल भी बांका न हुआ, इसलिए जो है एक एंटिक टाइप का प्रश्न है, इसको याद रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, खगोल की बताइए जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने है 15 मई, 9 अक्टूबर, 16 मई या 1 और 2 दोनों, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो बिल्कुल सही आपका सोचना दोस्तों। यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 15 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। एक चीज और याद रखिए, ये एक ऐसा दिवस है, मुझे इसलिए एंटिक लगा क्योंकि ये एक ऐसा दिवस है जो 2 दिन मनाया जाता है। 9 मई को भी मनाया जाता है, 15 मई को भी मनाया जाता है और 9 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। थोड़ा झटका लगा ना? ठीक है, कि सर दिवस बहुत तो देखा हमने लेकिन ऐसा नहीं देखा। तो याद रखें दोस्तों, ये साल में 2 बार मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस, इसको याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखेगा कि 15 मई को एक और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है, तो ये याद रखेगा दोस्तों यहां पर। ठीक है, समझ में आएगा ना? बस इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखेगा और आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, ओशन
रिवाइल्डिंग क्या है? ओशन रिवाइल्डिंग क्या है, जरा सोच समझ के इत्मीनान से बताइएगा। देखिए मेरे प्रश्न दुनिया के प्रश्न से थोड़े से अलग होते हैं। अलग इसलिए होते हैं क्योंकि मुझे पूरा भरोसा, मैं बहुत रिसर्च करके प्रश्न बनाता हूं, मुझे पूरा भरोसा है कि इन प्रश्नों से मैं आपके परीक्षा में हूबहू प्रश्न फंसा के दिखाऊंगा। ठीक है, हूबहू फंसा के दिखाऊंगा, क्योंकि जिस लेवल का आप पढ़ाई करते हैं करंट अफेयर की, एक्चुअली में उस लेवल के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं। मैंने बहुत सारा करंट अफेयर में डेली देखता हूं, कम से कम 50 करंट अफेयर यूट्यूब पे आके देखता हूं और देखता हूं कि लोग क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन कितना दे रहे हैं, कितनी बातें कर रहे हैं। तो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, और अगर मैं सेटिस्फाई नहीं होता तो मुझे लगता है कि वहां पर मैं अपने बच्चों को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा अगर उन बातों से मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूं। ठीक है, तो याद रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ओशन, देखिए कुछ लोगों को लगता भी होगा सर क्या पढ़ा रहे हैं, अजीब अजीब सा। ठीक है, तो बड़ा अजीब अजीब सा प्रश्न बता रहे हैं सर, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी जो मैं करंट अफेयर अगर मैं बनाता हूं तो करंट अफेयर बनाने के दौरान अगर जो है जो टाइपिंग करते हैं लोग, जब मैं उनके पास ये मैटर भेजता हूं तब क्या होता है कि कुछ लोग मुझे ऐसे भी आज मुझे बोल रहा था मेरे टाइपराइटर की सर पहले कैसे कैसे आप प्रश्न देते थे, अब आप क्या दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या टाइप करा रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई आप टाइप करो, आप नहीं समझोगे, आप बस खाली काम करो आराम से। ठीक है, तो ओशन रिवाइल्डिंग क्या होता है आपको बताना है। समुद्र से कचड़े का निस्तारण करना, इसको ओशन रिवाइल्डिंग कहते हैं। करना तो चाहिए यार। कर समुद्री जीव को पुनर्जीवित करना, अच्छा मर गए हैं क्या, पुनर्जीवित करना, चलो देखते हैं क्या होता है। सबमरीन के माध्यम से समुद्रों के अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं उनको उजागर करना। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ओशन माने तो समुद्र, और समुद्र से संबंधित मैंने चारों क्वेश्चन आपसे बना दिया। सबमरीन से हो गया, पांचों महासागर को आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा आपने किया। ठीक है दोस्तों, बहुत पहले जब पूरे पृथ्वी पे जितने स्थल खंड है सिर्फ एक हुआ करते थे, तब उस स्थल खंड का नाम हुआ करता था पेंजिया। क्या हुआ करता था? पेंजिया। ठीक है, और ये पेंजिया जो था दोस्तों, ये चारों तरफ जल से घिरा हुआ रहता था, और उस जल को बोलते थे पैंथालासा। क्या बोलते थे? पैंथालासा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, फिर कार्बोनिफोरस युग आया, और ये फिर विखंडन हुआ, बीच में एक नया सागर आया। ठीक है, ये सारी बातें हुई, टेथिस वगैरह आया, बहुत कुछ है। ठीक है, खैर वो सब बात की बातें हैं। अंगारा लैंड बना, गोंडवाना लैंड बना, कभी जाओ आप वीडियो देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, मजा आ जाएगा, तबीयत खुश हो जाएगी। इस प्रश्न के बारे में सर बताइए क्या है। दोस्तों सीधा सीधा एक लाइन में आपको बताऊं कि ओशियन रिवाइल्डिंग का मतलब क्या होता है, तो याद रखिए महासागर के अंदर जैव विविधता में बहुत ज्यादा कमी आ रही है, और यह माना जा रहा है कि जितने भी जीव जंतुओं का नाश हम लोगों ने किया है उतना ज्यादा उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या ऐसा किया जाए कि समुद्र के अंदर जो पेड़ पौधे जीव जंतु इत्यादि निवास करते हैं उनकी संख्या में पहले की तरह वृद्धि हो सके, या वो आजादी से समुद्र में रह सके। इसके बारे में दोस्तों प्लान करता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोविड-19 लोगों को बहुत कुछ सिखा रहा है। ठीक है, बहुत कुछ सिखा रहा है। हम लोगों ने ऑक्सीजन का महत्व समझ लिया। आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। पूरे अपने देश की हालत तो बहुत ज्यादा बद से ज्यादा बदतर हो चुकी है। ठीक है, ऑक्सीजन सोचिए, आज हमें समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो नगरीकरण की तरफ बढ़ते हुए हम लोग एक तरफ से पेड़ों को काटते चले जाते हैं। हम लोगों को चौड़ा चौड़ा रोड चाहिए भाई, छोटे रोड में चल नहीं पाते हैं, हमें रोड का चौड़ीकरण चाहिए। इसलिए उस जो पुराना रोड है उसके किनारे जो हजारों लाखों की संख्या में पेड़ सब काटना जरूरी है। हम एक दूसरा रोड नहीं बना सकते हैं, हम एक दूसरा रोड नहीं बना सकते हैं। क्यों? अब आज समझिए ना, आज जितने पेड़ काटे गए उसके लिए लापरवाह कौन है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार हैं। तो अब व्यक्तियों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, हमें पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, हमें वायुमंडल को दूषित नहीं करना चाहिए, हमें कार्बन का जरूरत से ज्यादा उत्सर्जन नहीं करना चाहिए। अभी तो यही हो रहा है। कल जब जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा और ये ओजोन परत जब फट जाएगी, ओजोन लेयर जो समताप मंडल में पाई जाती है, जिस दिन ये फट जाएगी उस दिन देखिए क्या होता है, जितने ग्लेशियर हैं पिघल जाएंगे, जमीन का जलस्तर, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, जमीन समुद्र में डूब जाएंगे। महाप्रलय की योजना चल रही है और व्यक्ति महाप्रलय खुद लाने का प्लान बना रहे हैं। लोग कहते हैं भगवान प्रलय लाए हैं, भगवान प्रलय नहीं लाते हैं, प्रलय व्यक्ति विशेष लेके आता है। भगवान क्यों लेके आएंगे? भगवान के पास इतना समय है कि प्रलय लाएंगे? अरे उन्होंने आपको बना दिया, एक पृथ्वी जैसा स्वर्ग दे दिया। हम लोग स्वर्ग ढूंढने जाते हैं, स्वर्ग कहीं और है। हम लोग ढूंढने जाते हैं, स्वर्ग कहीं और है। अरे यही स्वर्ग है जो भगवान ने हमें सौंपा है, स्वर्ग यही है, इसी का ख्याल हमें रखना है। और हम लोग क्या कर रहे हैं? इस स्वर्ग को नरक बना रहे हैं।
और फिर नरक बना करके अब नरक बना रहे हैं धीरे धीरे और बनाते चले जा रहे हैं, और जिस दिन एकदम नरक बन जाएगी हम लोग सोचेंगे स्वर्ग कहाँ है। अरे स्वर्ग वही है जो पहले था, जिसको आपने क्या कर दिया, पूरी तरह से बिगाड़ दिया। किस चक्कर में? बिल्डिंग बनाने के चक्कर में, फैक्ट्रियां लगाने के चक्कर में, उद्योग के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में आबादी बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। ठीक है, पेड़ पौधों पे जो है जीव जंतु निवास करते थे, जो भी पक्षियां निवास करते थे, आपने पेड़ों को काट दिया, कहां रहेंगे? अब जब उनका घर ही नहीं तो रहेंगे कहां? जाहिर सी बात है कि वो लुप्त हो जाएंगे। और अब वो लुप्त होने लगे तो आपकी संस्था क्या बना रही है? रेड डेटा बुक जारी कर रही है उठा करके कि भैया इन लोगों को बचाओ। अब तो बाज दिखते नहीं, अब तो गिद्ध दिखते नहीं, अब तो गौरैया दिखती नहीं, कौवा भी खत्म हो गया। अरे कौवा छोड़ो, कुछ दिन में कुत्ते भी खत्म हो जाएंगे। फिर क्या करोगे? क्यों? क्योंकि आप जाके गांव में देख लो ना, गांव में कुत्ते नजर आ जाते हैं, बाजार में तो कुत्ते भी नजर नहीं आते। क्यों? क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। आप उन चीजों को समझो। आज ही के करंट अफेयर में देख रहा था कि रेलगाड़ी की पटरी पर कुछ हाथियों का एक्सीडेंट हुआ था, 2 हाथियों का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने सोचा क्वेश्चन बनाया, फिर नहीं बनाया, सोचा क्या बताऊंगा इसमें। तो आप उन चीजों को समझिए, हमें पता है नुकसान कहां पर है। तो एक बार व्यक्ति फिर से क्या कर रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ओशियन रिवाइजिंग ये कहां की बात है, ये COP26 जो आपका ग्लासगो में होने वाला, वहां का मेन मुद्दा है भाई। ये COP26 जो ग्लासगो में होने वाला है, वहां का मेन थीम है। मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं बना रहा हूं। आप समझो कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है करंट अफेयर में। करंट अफेयर का मतलब होता है कुछ ऐसा सर सिखाओ कि दिल गदगद हो जाए, दिल बाग बाग हो जाए, कुछ जानकारी मिले, लीक से हटके जानकारी मिले। क्योंकि किताब कॉपी लेकर के दिन भर पढ़ रहे हैं, दिन भर यूट्यूब पे लगे हैं, दिन भर एप्लीकेशन पर फला प्रोग्राम, ये जीतो, वो जीतो, पैसा जीतो, कैश जीतो, दिन भर तो ये चल रहा है। पढ़ाई शिक्षा नहीं रह गई है, कुछ दिन ये भी समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पढ़ाई को मजाक बनाया जा रहा है, क्वेश्चन के लो 100 रुपया जीतो। अरे क्या तमाशा है, क्या बच्चों के साथ जुआ हो रहा है? 100 रुपया जीतो, 50 रुपया जीतो, 1000 रुपया जीतो, लाइव टेस्ट दो, 11,000 रुपया जीतो। क्या तमाशा है बताइए? शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा काम करिए, थोड़ा सा मेंटलिटी बना के रखिए। सब मार्केटिंग के बेकार तरीके होते हैं। टीचर को, अध्यापक को, या जो भी कोचिंग संस्थान लोग चला रहे हैं, बच्चों की आदत ना खराब करें। आपके इस तरह की पॉलिसी की वजह से उनकी आदत खराब हो जाएगी। विश्वास करिए, उनका मन नहीं लगेगा। क्या होता है, जिस आदमी को एक बार पैसा मिलेगा फिर वो सोचेगा यहां पैसा के लिए खेलो, वहां खेलो, ऐसे खेलो, वैसे खेलो, दिमाग डाइवर्ट होता है यार। आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका एकमात्र कर्तव्य है पढ़ना। पढ़ने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और ना कोई ऑप्शन रखेंगे तो ऐसे 10 साल बैठ के वीडियो देखते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिए बात को। यह क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और समुद्री जीवन को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने के लिए यह ओशियन रिवाइल्डिंग का प्लान लाया जा रहा है कि एक बार हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए लिख रहा है COP26 में ओशियन रिवाइल्डिंग के पेश होने की उम्मीद है, अभी पेश किया जाना, इसका पूरा व्यापक एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, और हर देश को, हर व्यक्तियों को सपोर्ट करना चाहिए इस तरह के प्रस्तावों को। इसी तरह के प्रश्नों को देख करके लोग मजाक उड़ा लेते हैं। ठीक है, मजाक मत उड़ाइए, मजाक न उड़ाइए, ना मजाक बनाइए। 86 यूरोपीय संगठनों का एक नेटवर्क है जो पृथ्वी के समुद्री जीवन को पुनर्जीवित करने के तरीके खोजने के लिए मिल करके काम कर रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि जो पुनर्जीवन, मतलब जिस जीवन को हमने समाप्त किया है उसको एक बार फिर से जीवित किया जाए। देखिए, प्रकृति के साथ आप खेलेंगे तो प्रकृति आपके साथ खेलेगी, नो डाउट। अगर आप प्रकृति के साथ खेलेंगे, क्योंकि सब बैलेंस है ना। थानोस की बात याद आती है? एवेंजर तो देखा होगा ना, थानोस की बात आती है कि व्यक्ति मर रहे हैं तो मरने दो। क्यों? क्योंकि प्रकृति से अपने आप को संतुलित कर रही है, और व्यक्ति जो जिंदा है, आबादी को कम करेंगे तभी संतुलन बन पाएगा। देखो, हम लोग एक तरफ से आबादी बढ़ाते जा रहे हैं और प्रकृति इसको संतुलित करती कैसे? कभी भूकंप आता है, कभी ज्वालामुखी फटता है, कभी सुनामी आती, कभी इस तरह के हर 100 साल में एक बार तो ऐसे प्रकोप आ जाते हैं। क्यों आते हैं? मतलब समझो आप, हमारा दिशा गलत है, दिशा सही करने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। रिवाइल्डिंग का अर्थ होता है प्राकृतिक अप्रभावित स्थिति को बहाल करना, या जानवरों या पौधों की प्रजातियों को पेश किया जाता है जिन्हें किसी क्षेत्र में नष्ट कर दिया गया और फिर से एक बार उन्हें जीवित करने को लेकर के प्लान किया जाता है। ठीक है, उसी तरह से महासागरों में पौधों और जानवरों को पेश करना ताकि मानवीय हस्तक्षेप के बिना वो फ्रीडम के साथ क्या हो जाए, उनकी आबादी में वृद्धि हो, उनकी संख्या में वृद्धि हो। जब ऐसा होगा तब ये जो रेड डेटा बुक हम लोग बनाते हैं तब जाकर के समाप्त होगा। लिख रहा है ओशियन रिवाइल्डिंग महत्वपूर्ण क्यों है? कर आज महासागरों में नीले कार्बन को संग्रहित करने की अपनी क्षमताओं को खो दिया है। अरे महासागर थे कि ब्लू कार्बन जो है वो संग्रहित कर लेते, एब्जॉर्ब कर रहे थे। कहोगे कैसे? कहानी दूसरे तरह से समझो। अगर आप समझते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं इसलिए पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, अरे मूर्ख आदमी, पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं ये तो कारण है ही, इससे ज्यादा कारण यह है कि हम जिस कार्बन डाइऑक्साइड को जहर के रूप में उगल रहे हैं, पेड़ पौधे उसको सोखने का भी काम करते हैं।
केवल ऑक्सीजन देते नहीं है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड इस वायुमंडल से लेते भी हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होगा, उत्पादन होगा, इस वायुमंडल में जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन में वृद्धि होगी, और वैश्विक तापन में अगर वृद्धि हुई तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये पूरा पृथ्वी गर्म हो जाएगा। इतना समझो, पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगा। फिर तुम कहोगे सर गर्मी हो रहा है, एसी चाहिए, एसी लगाओगे, फिर क्या होगा, एसी लगाओगे तो फिर से सीएफसी गैस निकलेगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर क्या करेगा, फिर वो भी जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड का साथ देगा, वो भी जाकर के जो है वैश्विक तापन को बढ़ाएगा, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, सीएफसी भी ग्रीन हाउस गैस है। आपको गर्मी होगी, आप रेफ्रिजरेटर लेके आओगे, फ्रिज लेके आओगे, वहां से भी यही गैस निकलेगा, वहां से भी सीएफसी का उत्सर्जन होगा। तो मुद्दा समझो, गोल गोल चक्कर मत काटो, पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करने की व्यवस्था करो, क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगा ना तो ना आप रोक पाओगे ना हम रोक पाएंगे। इसको रोको, रोकने का प्रयास करो। हर देश जाता है, बड़े बड़े मीटिंग करता है, COP26 करता है, ऐसा वैसा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, वहां जाके मीटिंग करता है, ठीक है, हम इस तरह की संधियां करते हैं, हम प्रस्ताव लाएंगे अपने देश में, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, आने के बाद सब खाली खत्म। करना चाहिए, गवर्नमेंट को देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और लोगों को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखेगा। कह रहा जैव पुनर्स्थापना के लिए परियोजना लाई जा रही है, एक ओशियन रिवाइल्डिंग परियोजना है, जिसे 2012 में फ्रांस द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य तटीय मछली की आबादी को बहाल करना था, जिसको फ्रांस ने खुद समाप्त किया था। बाद में जब उसको रियलाइज हुआ तो उसने इसको बहाल करने के लिए इस ओशियन जो है रिवाइल्डिंग योजना को लेकर आया है। इस कार्यक्रम के तहत फ्रांसीसी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मछलियों की 80 से अधिक प्रजातियां फिर से पेश की गई, और फिर उनके जो है क्वांटिटी में वृद्धि हो पाई, ठीक है। सी ग्रास रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट करा, इसे यूके द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। अभी एक ओशन रिवाइजन प्रोजेक्ट है, और उसके तहत जो है इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर 8 अलग अलग समुद्री घास जो है लगाई जाएंगी, ताकि उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। तो आप समझिए, आप सब चीजों को नष्ट करने पे मत तुले रहिए, आप उसको बनाने पे भी तुलिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। कार्बन पृथक्करण कर एक कृत्रिम प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटा दिया जाता है और उसे तरल या ठोस रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन बढ़ाना है, कार्बन डाइऑक्साइड घटाना, किसके लिए आप कोई कृत्रिम टेक्निक लेके आओगे, कल पता चलेगा। क्योंकि एक दवा अगर खाओगे किसी रोग को सही करने के लिए, तो आपको यह भी पता होगा कि वो दवा एक अलग से आपको नुकसान भी पहुंचाने की तैयारी कर रही है, ये भी तो आप जानते होंगे ना। तो समझ के रखिए। COP26 कर संयुक्त राष्ट्र ग्लासगो में COP26 की मेजबानी करेगा। यह जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए पार्टियों को एक साथ लेकर आएगा, ठीक है। तो आज हमारा 10वां प्रश्न था। बाकी आप आइए स्टडी 91 के साथ जुड़िए। बेशक यहां पर आपको सबसे बेहतरीन क्लास, सबसे बेहतरीन टेस्ट, ब्लॉग, PDF सब कुछ दिया जाता है। तो आपको जुड़ने की जरूरत है स्टडी 91 से, क्योंकि अगर आप जुड़ते हैं स्टडी 91 से तो आप सबसे बेहतर होंगे, ये मेरा मानना है। मेरा नहीं, आपको खुद ही रियलाइज होता होगा, आपका दिल भी करता होगा। एक बात याद रखना, कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश हमेशा आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या तो अनुभव। तो कभी डरो मत, कभी पीछे मत हटो, कभी ये सोचकर पीछे मत हटो कि यहां पर बहुत ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं, मेरा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, आप कोशिश तो करो, आप कोशिश करो। या तो आर या तो पार की लड़ाई होगी। अगर पार हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात, अगर आर रहोगे तो कम से कम एक्सपीरियंस तो मिलेगा, अगली बार के लिए तैयार तो रहोगे। तो याद रखिएगा, कोशिश आदमी को नहीं छोड़ना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि एक लाइक आप हमेशा दे दिया करते होंगे, और कमेंट आप जरूर लिखा करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, ठीक है। इतना काम जरूर करिए, ठीक है। अगर इतना करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं कैसे जो है और अच्छा वीडियो बनाऊं। और अगर आपका किसी तरह का टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सएप ग्रुप है या कोई और तरह का सोशल मीडिया चैनल है, तो आप वहां पर इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं जुड़ें और इसको देखें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।